गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम जनसंख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। टॉपिक का नाम है हमारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है, ये किसी क्षेत्र विशेष के अंदर या किसी देश या किसी प्रदेश में कालांतर में, है ना, जब वो क्षेत्र अविकसित था, पिछड़ा हुआ था, तब से लेकर अब तक उसके जनांकीय संगठनों में क्या बदलाव हुआ, उसकी जनसंख्या के अंदर क्या बदलाव हुआ, बदलाव में विशेष रूप से उस क्षेत्र की जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि पर चर्चा की जाती है। तो यह जो सिद्धांत है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, वह किसी क्षेत्र विशेष के अंदर समाज के परिवर्तन या समाज की आर्थिक अवस्था में परिवर्तन के साथ उसकी जनांकीय कारकों के अंदर क्या बदलाव होते हैं, इन बातों को समझाने में सहायक है। ठीक, अब बात करते हैं, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है, ये इसका प्रतिपादन किसने किया? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में थॉम्पसन ने किया था। किसने किया? 1929 में थॉम्पसन ने। किंतु इसका विस्तृत रूप से विवेचन या इसकी विस्तृत व्याख्या जो की थी, वो 1945 में नोटेस्टीन ने की। नोटेस्टीन ने की थी। थॉम्पसन और नोटेस्टीन, दो नाम जो हैं वो आपके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। थॉम्पसन ने इसका सबसे पहले प्रतिपादन 1929 में किया और इसकी व्यवस्थित रूप से जो व्याख्या की वो किसने की थी? नोटेस्टीन ने की थी। नोटेस्टीन इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं। कुछ विद्वान इसको जनांकीय साइकिल कहते हैं, जनांकीय चक्र कहते हैं, है ना। तो कुछ विद्वान तो इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अर्थात जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, और कुछ विद्वान इसको जनांकीय चक्र या डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। अब बात करते हैं इस सिद्धांत के मूल में क्या है, या इस सिद्धांत की अवधारणाएं क्या कहती हैं। देखिए, यह जो सिद्धांत है वो मूल रूप से इस बात पर आधारित है कि कोई भी समाज जो होता है वो प्रारंभ में कैसा होता है? अशिक्षित होता है, ग्रामीण होता है और खेतीहर होता है। फिर वो जो समाज है वो विकसित होता हुआ अशिक्षित जो समाज होता है वो शिक्षा का स्तर बढ़ने से शिक्षित समाज हो जाता है। ग्रामीण या जो खेतीहर जो समाज होता है वो औद्योगिक समाज में बदल जाता है, नगरीय समाज में बदल जाता है। तो समाज की इस स्थिति से इस स्थिति में बदलाव के दौरान उसके जनसंख्या संबंधी संगठन के अंदर क्या बदलाव होते हैं, इसकी व्याख्या यह सिद्धांत करता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। देखिए, नोटेस्टीन ने इस सिद्धांत के लिए मूल रूप से 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 3। नोटेस्टीन और थॉम्पसन जो हैं वो इसकी 3 अवस्थाएं बताते हैं। वर्तमान में जो आधुनिक जो जनसंख्या भूगोल के जो भूगोलविद हैं वो इसकी 5 अवस्थाएं बताते हैं। कितनी? 5। वर्तमान समय में जो हमारा जो समाज है, हमारा जो विश्व है, वो 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाओं को लेकर चलते हैं, इन 5 अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि यह जो हमारा एक समाज जो होता है, जो ग्रामीण खेती यानी अशिक्षित जो समाज है, जब वो विकसित होता हुआ नगरीय शिक्षित और औद्योगिक समाज के अंदर बदलता है तो उस दौरान उसके जनसंख्या में क्या बदलाव होता है उसकी व्याख्या करता है। तो उसकी जो व्याख्या सिद्धांत करता है तो यह बताता है कि जब कोई समाज इस अवस्था से इस अवस्था की ओर तब्दील होता है, उस दौरान वह 5 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। यह लगभग ये जो नोटेस्टीन और थॉम्पसन थे, इन्होंने पश्चिमी यूरोपियन देशों पर अपना सारा का सारा अध्ययन किया था। तो इनके जो सारे आंकड़े हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो पश्चिमी यूरोपियन देशों पर दिया था। किंतु वर्तमान में इस सिद्धांत की यदि व्यावहारिकता को देखें तो लगभग विश्व के अधिकांश देशों पर या अधिकांश समाज पर अप्लाई हो सकता है ना। वर्तमान में यह अप्लाई करने के योग्य है, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। तो वर्तमान में जो भी समाज इस अवस्था से इस अवस्था की ओर गुजरते हैं तो 5 विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। इनको हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं कहते हैं। प्राथमिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था और ये नवीन बाद में जोड़ी जिसको हम बोलते हैं पंचम अवस्था। ठीक,
सभी अवस्थाओं की क्या विशेषता हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखिए आपके सामने 2-3 अलग अलग तरह की लाइनें दे रखी हैं, इंडेक्स सामने बना हुआ, आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर जो 10, 20, 30, 40 और 50 ये जो दे रखा है वो जन्म दर और मृत्यु दर है। क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर। 10 प्रति हज़ार, 20 प्रति हज़ार, 30 प्रति हज़ार, 40 प्रति हज़ार और 50 प्रति हज़ार, है ना। जन्म दर और मृत्यु दर ये यहाँ दे रखी हैं। ये जो सीधी जो लाइन आप लोग देख रहे हैं वो जन्म दर को बताती है। किसको बता रही है? जन्म दर को। और 10-10 वाली जो लाइन है वो किसको बता रही है? मृत्यु दर को। एक वक्र जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यह क्या बताता है? कुल जनसंख्या को बताता है ना। यह जो आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस ढांचे को आप समझेंगे, इस आरेख को आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा ये सिद्धांत क्या कहना चाहता है। चलिए हम बात करते हैं पहली अवस्था की। प्राथमिक अवस्था या प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो, एक जना मना कर गया ना उनको, प्राथमिक या प्रारंभिक जो अवस्था है, यह प्राथमिक या प्रारंभिक अवस्था पूर्व औद्योगिक अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्व औद्योगिक अवस्था या पूर्व प्रारंभिक अवस्था। इसमें कोई भी समाज काफ़ी अविकसित होता है, असभ्य होता है, अशिक्षित होता है, ग्रामीण होता है और खेतीहर होता है। इसकी विशेषता क्या है? समाज के अंदर जो लोग हैं वो सारे कैसे हैं? अशिक्षित हैं। समाज के अंदर विकास का जिस देश का हम अध्ययन करें वह देश इस अवस्था के अंदर क्या होगा? बहुत पिछड़ा हुआ होगा। साक्षरता का स्तर बहुत निम्न होगा। लोगों के पास गरीबी लोगों के अंदर क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी इस पहली अवस्था में। तो पहली अवस्था की ये विशेषता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हैं? अधिक हैं। क्या हैं? अधिक। अर्थात प्रति 1000 या 1000 लोगों पर 35 से 40 या 40 से 45 लोग जन्म ले रहे हैं और 40 से 45 लोग ही क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। कारण क्या? एक तो लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है ना, लोग अशिक्षित हैं, साथ ही साथ गरीब हैं, है ना, निर्धन हैं, तो चिकित्सकीय सुविधाएं बराबर उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, जो उनकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो उनके स्वास्थ्य की स्थिति है वो बहुत कम है। जीवन प्रत्याशा अर्थात जीने की जो औसत आयु जो होती है ना, वर्तमान में भारत के अंदर जीने की औसत आयु क्या है? लगभग 65 साल। कितनी है? 65 साल। वहीं जो यूरोपियन देश है वहाँ की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है, जो समाज जितना अधिक सभ्य होगा, जितना अधिक शिक्षित होगा, जितना अधिक धनवान होगा, धनी होगा, वहाँ जीवन प्रत्याशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। उनके खाने पीने का जो पोषण का जो स्तर होगा वो अच्छा होगा। जब पोषण का स्तर अच्छा होगा तो वो गंभीर बीमारियों से लड़ पाएंगे ना, गंभीर बीमारियां उनको होंगी नहीं। यदि वो धनी हैं, पैसों से अच्छे हैं, तो गंभीर बीमारी हो भी गई तो उसका वो इलाज ले पाएंगे। तो इसीलिए इस तरह से जो लोग मरते हैं, वो जो मृत्यु दर होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो व्यक्ति की जो आयु है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जितने भी अविकसित देश हैं वहाँ की जन्म दर भी ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी ज़्यादा होगी। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा होंगी तो कुल जनसंख्या क्या रहेगी? बहुत कम रहेगी और कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, है ना। पहली जो अवस्था वो क्या बताती है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है? हाई हैं, दोनों अधिक हैं। और जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक है और दोनों समान हैं, तो कुल जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कि सपोज कोई देश है, वहाँ की जनसंख्या 1 लाख है और वहाँ 1000 लोगों पर 40 लोग जन्म ले रहे हैं और 1000 लोगों पर 40 ही लोग मर रहे हैं, तो कुल जनसंख्या में कोई परिवर्तन होगा क्या? 1 लाख के 1 लाख क्या होंगे? बने रहेंगे। तो जब जन्म पहली अवस्था की क्या विशेषता हो गई कि अशिक्षित असभ्य समाज है, जागरूकता की कमी है, चिकित्सकीय सुविधाएं बहुत कम है, पोषण का स्तर बहुत निम्न है, तो इसकी वजह से मृत्यु दर क्या है? ज़्यादा है। जागरूकता में कमी है तो इसीलिए जन्म दर क्या है? ज़्यादा है। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा है तो कुल जनसंख्या क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एडम स्मिथ नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि समाज जितना गरीब होगा, एडम स्मिथ का ऐसा मानना है पहली अवस्था के लिए कि समाज जितना गरीब होगा वहाँ जनसंख्या की जो जन्म दर होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, प्रजननता उतनी ज़्यादा होगी। जो प्रजननता की जो उर्वरता होती है, प्रजननता जो होती है उसकी जो बढ़ोतरी है वो समाज की गरीबी तय करती है। मतलब समाज जितना गरीब होगा वहाँ पे जन्म दर उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। जो निर्धनता है वो जन्म दर को बढ़ावा देती है, ऐसा किसका मानना है? एडम स्मिथ का। और ये जो कोटेशन है वो यहाँ सटीक दिखाई पड़ती है ना, कि जब समाज अविकसित होगा तो तब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा होंगी, कुल जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जननांगी की संक्रमण की कौन सी अवस्था हो गई? पहली अवस्था। अब बात करते हैं वर्तमान में पहली अवस्था के अंदर कौन कौन से देश हैं। यदि प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो वर्तमान में पहली अवस्था के अंदर कोई देश नहीं है
है ना, क्योंकि अब लगभग चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार जो है वो विश्व के सभी देशों में हो चुका है। तो ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पे मृत्यु दर अभी भी ज़्यादा हो, है ना, काफ़ी कंट्रोल पा लिया गया है। जन्म दर जरूर ज़्यादा हो सकती है। तो अधिकांश जो देश हैं वो सारे के सारे इस अवस्था से क्या हो चुके हैं, पार कर गए हैं या दूसरी अवस्था में पहुंच गए हैं, अधिकांश देश। लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा अफ्रीकी जो देश हैं वो इस अवस्था के अंदर आते हैं, है ना, जिसके अंदर सोमालिया है, अंगोला है, अफ्रीका के ऐसे देश जहाँ की जो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, जहाँ की शैक्षिक स्थिति बहुत ख़राब है, ऐसे कुछ अविकसित देश हैं, वो इस प्राथमिक अवस्था के अंदर, प्रारंभिक अवस्था के अंदर, पहली अवस्था के अंदर आते हैं। क्लियर? ये हो गई जननांगी की संक्रमण की कौन सी अवस्था, पहली अवस्था, जो क्या कहती है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा होते हैं। किस कारण से ज़्यादा होते हैं? क्योंकि समाज अभी कैसा है, ग्रामीण है, खेतीहर है और अशिक्षित है। तो इसकी वजह से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा और कुल जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं। अब चलते हैं हम कौन सी अवस्था की तरफ, दूसरी अवस्था की तरफ। दूसरी अवस्था जनसंख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है ना। आप ग्राफ देख लीजिए, पहली अवस्था के अंत होते ही जनसंख्या क्या हो रही, तेजी से, कुल जनसंख्या का वाला जो ग्राफ है, कुल जनसंख्या का जो वक्र है वो क्या हो रहा है, तेजी से अप हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। कारण क्या है, ऊपर देखिए, जन्म दर क्या है, अभी ज़्यादा है, जन्म दर अभी भी ज़्यादा, लेकिन मृत्यु दर में क्या हो रहा है, गिरावट हो रही है। मृत्यु दर क्या हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है। मृत्यु दर का जो ग्राफ है वो नीचे की ओर उतर रहा है। तो जब जन्म दर ज़्यादा होगी और मृत्यु दर कम होगी तो कुल जनसंख्या में क्या होगा, तेजी से वृद्धि होगी। तो यह जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। भारत 1961 के लगभग 1961-1971 की जनगणना के अंदर यदि जन्म दर और मृत्यु दर को देखें तो भारत लगभग 1961 के अंदर इस अवस्था में था। वर्तमान में इस अवस्था को भारत क्या कर गया है, एग्जिट कर चुका है, यहाँ से बाहर निकल चुका है। तो इस अवस्था की विशेषता क्या हो गई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, समाज धीरे धीरे बदल रहा है। किस से किस तरफ, ग्रामीण अशिक्षित खेतीहर समाज से किस तरफ बदल रहा है, नगरीय शिक्षित और औद्योगिक समाज की तरफ। तो जब साक्षरता का स्तर बढ़ेगा, जब औद्योगिकरण ज़्यादा होगा, जब कोई देश जो है वो अविकसित देशों से विकासशील और विकसित देशों की तरफ आगे बढ़ेगा तो निस्संदेह वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो इस दूसरी अवस्था के अंदर चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ जाती हैं, है ना। दूसरे जो आक्रमण वगैरह होते हैं, एक देश से दूसरे देश की तरफ जो आक्रमण होने की जो स्थिति है, जो महामारियाँ फैलती हैं, उन सब पे इस अवस्था में क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों जिसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ती है, उन सभी कारकों पर क्या कर लिया जाता है, काबू करने का प्रयास किया जाता है। उसकी वजह से मृत्यु दर क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन अभी भी समाज जो है वो अशिक्षित है ना। तो जन्म दर जो है वो समाज के द्वारा नियंत्रित होती है। जब समाज शिक्षित होगा, जब एक दंपति चाहेंगे कि हमारी संतान नहीं हो, तभी तो संतान नहीं होने को संतान होने को हम रोक पाएंगे। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि जन्म दर अभी भी ज़्यादा है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो रही है, गिर रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो जन्म दर के ज़्यादा होने से, मृत्यु दर के कम होने से जनसंख्या क्या हो रही, तेजी से बढ़ रही है। कौन सी अवस्था की विशेषता हो गई, दूसरी अवस्था, सेकेंड अवस्था। ठीक, अब हम प्रवेश करते हैं तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में भी जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन दूसरी अवस्था की अपेक्षा थोड़ी सी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कारण क्या है कि तीसरी अवस्था तक आते आते मृत्यु दर तो काफ़ी कंट्रोल हो गई है, लेकिन साथ ही साथ जन्म दर भी क्या होने लगी है, कम हो रही है। मृत्यु दर के साथ साथ जन्म दर भी कम। तो जब मृत्यु दर भी कम होगी और जन्म दर भी थोड़ी सी कम होने लग जाएगी तो कुल जनसंख्या में जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। उसकी जो जनसंख्या जिस दर से पहले दूसरी अवस्था में बढ़ रही थी, उस अवस्था से या उस स्थिति से नहीं बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ने की जो दर है वो थोड़ी सी यहाँ पे जितनी फास्ट थी उतनी फास्ट यहाँ पे नहीं है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में ग्रामीण धीरे धीरे शिक्षित समाज जो है वो धीरे धीरे शिक्षित होता जा रहा है, जागरूकता लोगों के अंदर फैल रही है, परिवार को छोटा रखने के जो लाभ हैं वो लोगों को समझ में आ रहे हैं। तो उसकी वजह से जन्म दर पर क्या हो रहा है, काबू पाया जा रहा है। और मृत्यु दर तो ऑलरेडी इन गंभीर बीमारियों, जो विश्व के अंदर अशांति और असुरक्षा का जो माहौल था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है इस अवस्था तक आते आते। तो इसलिए मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इसलिए जनसंख्या यहाँ पे बढ़ती तो है, लेकिन दूसरी अवस्था की अपेक्षा थोड़ी सी जनसंख्या के बढ़ने की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, तीसरी अवस्था।
भारत लगभग 1991 में इस अवस्था में प्रवेश कर चुका है। यदि भारत की हम जनगणना को देखें तो भारत 1991 में इस अवस्था के अंदर प्रवेश कर चुका है। और हम ऐसा मानते हैं कि सन 2021 की जो जनगणना होगी उसमें भारत कौन सी अवस्था में आ चुका होगा, चौथी अवस्था में, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं चौथी अवस्था की क्या विशेषता है उनकी बात करते हैं। देखिए, जलांकीय संक्रमण की जो चौथी अवस्था है वो कह सकते हैं कैसी है, नगरीय, शिक्षित और औद्योगिक समाज की अवस्था हो जाती है। मतलब यहाँ तक आते आते जो देश, जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, वह देश, वह समाज इस अवस्था तक आते आते नगरीय हो जाएगा, औद्योगिक हो जाएगा और शिक्षित हो जाएगा। तो जब साक्षरता का स्तर बढ़ेगा, नगरीकरण या औद्योगिकरण का स्तर बढ़ेगा, समाज के अधिकांश जो लोग हैं वो शिक्षित हो जाएंगे, तो जन्म दर निसंकोच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब व्यक्ति को पता चल जाएगा कि कम परिवार रखने के क्या फ़ायदे हैं, है ना। देखिए, जनसंख्या वृद्धि की जो दर है, अर्थात जन्म दर जो होती है, जो व्यक्ति जितना गरीब होगा उसकी संतानें उतनी ही ज़्यादा होंगी, है ना। क्योंकि गरीब व्यक्ति जो है, या जो काम करने वाले, या जो कह सकते हो कि जो हार्ड वर्क करते हैं, जो हाथों से काम ज़्यादा करते हैं, मेहनत अधिक करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि परिवार जितना ज़्यादा होगा, काम करने वाले हाथ जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही हम उत्पादन ज़्यादा कर पाएंगे। ऐसा किसका मानना है, निर्धन परिवार का। और वहीं जो गरीब, जो अमीर परिवार है, वो तो उस परिवार के अंदर एक भी सदस्य बढ़ गया तो उनकी जो सुख सुविधाएं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सीधी सी बात है भाई, एक व्यक्ति एक कोई दंपति है, पति पत्नी है, उसकी एक ही संतान है ना। वो एक संतान को वो अच्छे से खाना खिला पा रहा है, अच्छी स्कूल में पढ़ा पा रहा है, अच्छे कपड़े पहना पा रहा है, हर शनिवार रविवार को, सैटरडे संडे को वो लोग घूमने जाते हैं, साल में एक बार कहीं फॉरेन ट्रिप हो जाता है, मतलब अच्छे से जीवन जी रहे हैं। और यदि उसी परिवार के अंदर 2 या 3 संतानें और हो गई तो क्या वो सारा मैनेज कर पाएंगे? नहीं। सीधी सी बात है, उनके पीछे खर्चा ज़्यादा लगेगा। तो जो परिवार जो जितना छोटा होता है वो उतना ही अच्छा जीवन यापन कर पाता है। ये जो सोच बनती है वो कहाँ आकर बनती है, इस समाज में, नगरीय, शिक्षित और औद्योगिक समाज के अंदर। इस समाज की तो ये सोच है कि काम करने वाले हाथ जितने ज़्यादा होंगे उतना ही हम लोग काम ज़्यादा कर पाएंगे। काम ज़्यादा कर पाएंगे तो हमें जो दिहाड़ी मजदूरी मिलती है वो क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ये सोच इस परिवार की है। कौन से? प्राथमिक अवस्था, द्वितीय अवस्था वाले परिवार की। ठीक। तो चतुर्थ अवस्था की क्या विशेषता हो गई कि समाज बहुत अधिक सभ्य हो गया है, बहुत अधिक शिक्षित हो गया है, तो जन्म दर क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई। तो जन्म दर बहुत कम और मृत्यु दर, समाज इतना सभ्य है, इतना नगरीय है, इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, तो पौष्टिक खाना ले रहे हैं, चिकित्सकीय सुविधा उनको सारी प्रॉपर मिल पा रही हैं, कहीं कोई युद्ध का कोई अंदेशा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु दर क्या हो गई, कम। तो मृत्यु दर कम और जन्म दर भी कम, तो कुल जनसंख्या क्या हो गई, स्थिर होगी, कांस्टेंट होगी। जो इस अवस्था, पहली अवस्था की जो विशेषता थी वही जाकर कहाँ तब्दील हो गई, चौथी अवस्था में। जन्म दर मृत्यु दर दोनों बराबर, यहाँ पे भी जन्म दर मृत्यु दर दोनों बराबर। यहाँ पे जनसंख्या स्थिर है, यहाँ पर भी जनसंख्या स्थिर है। तो प्राथमिक और चतुर्थ अवस्थाएं दोनों समान हैं, लेकिन मूल रूप से समान नहीं। समानता केवल जन्म दर मृत्यु दर की स्थिरता में और कुल जनसंख्या की स्थिरता में है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में बहुत अंतर है ना। कि प्रारंभिक जो अवस्था है वो अशिक्षित, असभ्य, अनगरीय, यहाँ कह सकते हैं ग्रामीण और खेतीय समाज की अवस्था है। चतुर्थ अवस्था नगरीय, शिक्षित, औद्योगिक समाज की है। ये हो गई चौथी अवस्था। अब वर्तमान समय जो है, वर्तमान जनसंख्या को यदि देखें, अब भारत की बात करें तो भारत 2021 में चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर जाएगा ना। जब जनसंख्या, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों भारत में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सन 2001 के अंदर कितनी जनसंख्या थी, 102 करोड़। भारत की कितनी थी, 102 करोड़ थी। 2011 में कितनी हो गई, 121 करोड़। लगभग 18.5 से 19 लाख लोग बढ़े हैं। अब 2021 के अंदर जो जनगणना होगी उसमें लोग इतने नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पे क्या हो गया होगा, कंट्रोल हो गया होगा। ऐसा अनुमान लगाते हैं जो जनसंख्याविद हैं, जो जनसंख्या का अध्ययन करते हैं वो सारे। अब पांचवी अवस्था की क्या विशेषता है? अब पांचवी अवस्था जो है उसे जो कुछ विद्वान हैं जिनमें से एक है कोविन क्लार्क, है ना। कोविन क्लार्क ऐसा मानते हैं कि यह ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था है। कोविन क्लार्क का क्या मानना है, पांचवी अवस्था ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था है। लिख लेता हूं मैं, ये कौन मानते हैं, कोविन क्लार्क। कोविन क्लार्क का मानना है कि यह ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था है। चलिए, इस अवस्था की क्या विशेषता है वो समझ लीजिए। अब यहाँ समाज
कह सकते हो कि अति शिक्षित हो गया, बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गया है। यहाँ तक आते आते कई यूरोपियन देश ऐसे हैं या कई यूरोपियन देशों के दंपति ऐसे हैं कि वो अपनी सुख सुविधा में बिल्कुल भी बदलाव करना नहीं चाहते हैं। वो जैसे कि एक व्यक्ति की शादी होती तो वो पति पत्नी दोनों अकेले रहना चाहते हैं, उनकी कोई संतान वो चाहते ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, मृत्यु दर से जन्म दर कम हो जाएगी। मतलब मरने वाले जो साधारण एक व्यक्ति की जो आयु होती है, जैसे कि 65 साल है, किन्हीं देशों में 75 साल है, जापान जैसे देशों में चले जाएंगे तो वहाँ पे जीवन प्रत्याशा 80 से 85 वर्ष है, बहुत ज़्यादा आयु तक लोग जीते हैं, है ना। तो कितने साल तक आयु, किस आयु तक व्यक्ति जी पाएगा? 80 साल, 90 साल, अधिकतम 100 वर्ष। 100 वर्ष बाद तो व्यक्ति को प्राकृतिक तरीके से ही मरना ही है, चाहे उसको कोई बीमारी ना लगे तो भी। तो जो नेचुरल डेथ रेट है, प्राकृतिक मृत्यु दर है, वो तो होनी ही है। और जन्म दर भी नहीं है, जन्म दर भी कम हो गई है। तो जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होने लगेगी तो कुल जनसंख्या क्या होगी? कम होने लगेगी। किसी देश के, अब कई यूरोपियन देश ऐसे हैं जहाँ पे कार्यशील जनसंख्या है ना, जनसंख्या के 3 रूप होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। कई यूरोपियन देश ऐसे हैं जहाँ कार्यशील जनसंख्या कम होने लगी है। जनसंख्या के 3 रूप होते हैं, जो यदि कार्य कुशलता के आधार पर या कार्यशीलता के आधार पर यदि जनसंख्या को देखें तो जनसंख्या के कितने पार्ट होते हैं? 3। एक होता है बाल, या कह सकते हैं कि जो अवयस्क जनसंख्या, बाल जनसंख्या, बालक जनसंख्या। 0 से 14 वर्ष की आयु तक की जो जनसंख्या होती है वो आश्रित जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? आश्रित जनसंख्या, है ना। इसके बाद 14 से लगाकर 35 वर्षों तक की जो आयु होती है, 14 से लेकर 35 साल तक की जो आयु के जो लोग होते हैं, और 35 साल तक की आयु की जो जनसंख्या होती है उसको युवा जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? युवा जनसंख्या कहते हैं। 35 से लगाकर 59 साल तक की जो जनसंख्या है उसको प्रौढ़ जनसंख्या कहते हैं। और 60 साल से ऊपर की जो जनसंख्या वो वृद्ध जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वृद्ध जनसंख्या। तो जहाँ पे जो आज की जो बाल जनसंख्या है, या आज जो 0 से 14 वर्ष के जो लोग हैं वो आने वाले समय में किस में जाएंगे? 14 से 35 और 35 से 59। तो 14 साल से लेकर 59 साल तक की आयु वर्ग के जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाई किसी देश के अंदर जो भी कार्य हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसमें कौन से लोग संलग्न हैं? लगभग 14 साल से लगाकर 59 साल। 59 साल के बाद, 60 साल के बाद व्यक्ति क्या माना जाता है? रिटायर्ड माना जाता है। फिर वो कोई काम नहीं कर सकता है, उसके अंदर कई सारी बीमारियां आ सकती हैं, उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो 14 साल से लेकर 59 साल तक की जो आयु है कि जो जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। तो कई देशों के अंदर कार्यशील जनसंख्या कम हो रही है। कारण क्या है? कि जन्म लेने वाले लोग हैं ही नहीं, जनसंख्या बहुत कम है, जन्म दर बहुत कम हो गई है। तो उन देशों के अंदर आने वाले समय में कार्यशील जनसंख्या क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सारे बुजुर्ग लोग मिलेंगे, सारे प्रौढ़ लोग मिलेंगे अधिकांशतः। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? 5वीं अवस्था, जिसको कोविन क्लार्क क्या कहते हैं? ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था। जिसकी विशेषता क्या है कि मृत्यु दर से भी जन्म दर धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कुल जनसंख्या में क्या होता है? ह्रास होता है। ये नवीन अवधारणा है। कौन सी अवस्था? 5वीं अवस्था। यह हो गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत, जो मूल रूप से कितने अवस्थाओं में बांटा गया है? 5। फिर से रिपीट कर लेता हूँ। पहली अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, तो जनसंख्या, कुल जनसंख्या स्थिर। दूसरी अवस्था उच्च जन्म दर लेकिन मृत्यु दर में कमी, इसलिए कुल जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तीसरी अवस्था निम्न मृत्यु दर, जन्म दर में भी कमी, तो जनसंख्या बढ़ती है लेकिन दूसरी अवस्था की अपेक्षा थोड़ी धीमी गति से। चतुर्थ अवस्था निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, जिसकी वजह से कुल जनसंख्या स्थिर। पांचवी अवस्था जन्म दर मृत्यु दर से भी धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए जनसंख्या कम हो जाती है, जिसको ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहते हैं। ये हो गया जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। कितनी अवस्थाओं में? 5 अवस्थाओं में, जिसका प्रतिपादन किसने किया? थॉमसन और नोटेस्टीन ने। थॉमसन ने 1929 में, नोटेस्टीन ने 1945 में। क्लियर? चलिए लिखिए इसको।